हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, और उसके नीचे है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन दोनों टॉपिक से आप कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। और कैसे जब हम एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो डिजास्टर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक या फ्लड। ये सारी चीजें जो आती हैं रिसेंट्स में, काफी अभी टर्की में अर्थक्वेक है, इससे पहले जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था। इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के टॉपिक से। ओके, ये जो एडिटोरियल है उसके बारे में, जो जोशीमठ में भी उत्तराखंड में जो अभी चल रही थी चीजें, लैंडस्लाइड, काफी लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था। पहले भी 24 दिसंबर 2009 में एक टनल बोरिंग मशीन जो थी जोशीमठ में, जब वो ऑपरेट हो रही थी, तो वहाँ का जो एक्विफर था 3 किलोमीटर लगभग दूर सेलांग वैली के एक एक्विफर था जिसको वो हिट कर दिया था। उस मशीन से वो हिट हो गया था एक्वेफर। वहां पे हर सेकंड पर 800 लीटर पानी का नुकसान हो रहा था। अगर वो पानी रहता तो वहां पर लगभग 30 लाख लोग हर दिन, उनके लिए वो पानी इनफ होता। वो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो ग्राउंड वाटर था वो ड्राइंग अप होना स्टार्ट कर दिया, सूखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो वाटर फ्लो था वो पूरी तरीके से बहना खत्म नहीं हुआ। जोशीमठ में क्या इशू है कि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करना है। और वहीं पर वहाँ पे लार्ज स्केल में सोकपिट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम और बढ़ रही है। और इसके अलावा वहाँ पे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे है तपोवन विष्णुगढ़ डैम और हिलांग मारवाड़ी बाईपास रोड। इन दोनों की वजह से वहाँ की सिचुएशन, जो वहाँ के हालात हैं, वो और खराब हो रही हैं जोशीमठ उत्तराखंड की। अब इंडिया की जो हिली अर्बन एरिया है, वहाँ की प्रॉब्लम क्या है? लैंड सब्सिडेंस जो इंसिडेंट है वो हिली अर्बन इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 12.6% इंडिया की जो लैंड एरिया है प्रोन होता है लैंडस्लाइड से, स्पेशली सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। अर्बन पॉलिसी इसको और वर्स बना देती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से, जो लैंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं, उनके हिसाब से ये डेटा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर ऐसे लैंडस्केप पे किया जाए, जो भी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ऐसी लैंड्स पर, वो बायलॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, और वो जो बायलॉ होते हैं, जो लोकल वहाँ के जियोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडिया के जो लैंड यूज प्लानिंग है, स्पेशली हिमालयन टाउन या वेस्टर्न घाट को सही तरीके से कंसीव नहीं करते हैं। और क्या हो जाता है, अगर उस चीज को, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर जियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर को नहीं देखा जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्लोप होगा उसमें इंस्टेबिलिटी फर्दर और ऐड होगी। तो उसके बाद क्या, उसके साथ क्या होता है, फिर एज अ रिजल्ट वहाँ पे लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जो है वो और बढ़ जाती है, और टनल कंस्ट्रक्शन होने से और हालात खराब हुए और रॉक फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से नेचुरल कैलामिटीज और सारी अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो ही रही हैं। क्रेडिबल डेटा, अगर हम क्रेडिबल डेटा देखें जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप जो ले सकते हैं वो हम अर्बन रेजिलियंस की तरफ अगर हम बढ़े, ज्यादा इस चीज पे फोकस करें। किस चीज पे? अर्बन रेजिलियंस में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है लैंड सब्सिडेंस पर, जो जमीन धंस जाती है। तो ओवरऑल लैंडस्लाइड जो रिस्क है उसको मैप करना चाहिए ग्रैनुलर लेवल पर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया है नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज। वहाँ पे इन्होंने एक स्केल ली है 1:50,000 स्केल, जहाँ पे हर सेंटीमीटर को अप्रोक्सीमेटली 0.5 किलोमीटर डिनोट कर रहे हैं। अर्बन पॉलिसी मेकर जो हैं उसको फर्दर एडिशनल डिटेल और लोकलाइजेशन के साथ 1:1000 स्केल पर देखना चाहिए। जहाँ पर लैंडस्लाइड के रिस्क ज्यादा हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड होने से रोकना चाहिए, और ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो इंसानों का जो इंटरवेंशन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, और जो उसकी कैपेसिटी है उसी तक उसको लिमिट करना चाहिए, उस लिमिट को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। एजवॉल और मिजोरम जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, क्योंकि पूरी इंडिया की जो लैंड है वो डिफरेंट सिस्मिक जोन में डिवाइडेड है।
तो एजवल और मिजोरम जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है और वो एक स्टीप स्लोप पर बना हुआ है। अगर वहाँ पर मोर देन 7 अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया तो वो इजीली ट्रिगर कर देगा, 1000 से ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाएगी और लार्ज स्केल पे वहाँ पे डैमेज हो जाएगा बिल्डिंग्स का। लेकिन जो सिटी है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि वहाँ की जो लैंडस्लाइड एक्शन प्लान है वो रीच कर गए हैं 1:500 स्केल और वो अपने रेगुलेशन को फर्दर अपडेट करते रहते हैं और अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो हजार्डस जोन के ही हिसाब से कर रहे हैं। तो जो वहाँ की सिटीज की जो लैंडस्लाइड पॉलिसी कमिटी है वो क्रॉस डिसिप्लिनरी है नेचर में और जो इनपुट वो लेती है वो सिविक सोसाइटी का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, तो इस तरह से वो फर्दर अपडेट करती रहती है अपने रिस्क जोन को। अगर कोई भी साइट किसी भी हजार्डस जोन में अगर चीजों का डेवलपमेंट करना है, कुछ भी बनाना है, तो हमें पहले जियोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाना चाहिए। स्पेशली 2 चीजों को देखना है, सॉइल सुटेबिलिटी एंड स्लोप स्टेबिलिटी। और इस तरह के इवेल्युएशन से हमको पोटेंशियल इम्पैक्ट दिख पाएगा कि हम अगर बिल्डिंग बनाएंगे, अगर उसके आसपास भी बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह से हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन को जो हजार्डस एरिया में हो रहा है, या अगर बना दिया तो उससे क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम प्रिवेंशन मोड में चलें और हम पहले ही इस तरह का हजार्डस एरिया में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ना करें। गैंगटॉक सिक्किम के अमृत विश्व विद्यापीठम जो है वो हेल्प करता है रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग में, और ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वहाँ जो सेंसर वो लगा हुआ है वो एसेस कर देता है कि अगर क्या होगा रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन का, रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, वाटर मूवमेंट का क्या होगा, स्लोप इनस्टेबिलिटी का क्या होगा। इस तरह के सेंसर से काफी हेल्प मिलती है किसी भी नेचुरल कैलामिटी को प्रिवेंट करने में। जो फ्लड रिस्क जो बढ़ रहा है, दूसरा एक फैक्टर होता है, वो हमारे सामने जो इशू है दूसरा वो है फ्लड रिस्क। अगस्त 2019 पलावा सिटी जो है फेज 1 या फेज 2 में डोंबिवली महाराष्ट्र में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, हैवी फ्लडिंग, जहाँ पर लोगों को बहुत सारे जो रेसिडेंट थे उनको परेशानी हुई थी। सीजनल रेन जो है उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और इसका रीजन होता है फ्लडिंग एक मेन रीजन हो रहा है। और टाउनशिप जो है वो स्प्रेड है लगभग 4500 एकड़ पे, और वो कहाँ पे बिल्ट है ये सारे टाउनशिप, वो फ्लड प्लेन पर है, वो है मोठाली रिवर के फ्लड प्लेन पर। इस तरह के अगर प्लान टाउनशिप अप्रूव हो रही है तो यहाँ पर लैक हो रहा है कंसर्न, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं नेचुरल हैजर्ड को, और इस वजह से इस तरह के इंसिडेंट अकर हो रहे हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल फ्लड का है पंजिम गोवा में 2021 में ही लोकल रिवर क्या हुई, स्वेल्ड अप हो गई, घरों में पानी भर गया, वहाँ की जो अर्बन सेटलमेंट थे पूरे मतलब तहस नहस हो गई, और जो मांडोवी थी वो भी अफेक्टेड हुई, जो मांडोवी रिवर है। अगेन सेम इशू है अर्बन प्लानिंग, और जो सिटी जो डेवलप हुआ वो मार्शलैंड पर, और वो होम था मैंग्रोव्स का और फर्टाइल फील्ड का। इस तरह से हमें क्या है, ये सारी चीजें करने पर क्या हो गया, फ्लड बढ़ा। और हम अगर पहले ही से इस तरह का प्लान करते जो फ्लड रेजिलियंस होता तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आती। वहीं दिल्ली में लगभग 9,350 हाउसहोल्ड रह रहे हैं यमुना फ्लड प्लेन पर। यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के उन्होंने कुछ हाईलाइट किया है कि जो कोलकाता है वो फेस करेगा राइज इन सी लेवल। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो दो कॉम्बिनेशन पे ये इश्यूज आएंगे। पहला है पुअर अर्बन प्लानिंग और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। वो फर्दर इंडियन सिटीज को प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, और यहाँ पे अभी कोलकाता पर डेटा है, और वो क्या फेस करेगा, डिवास्टेटिंग फ्लडिंग, मतलब बहुत ज्यादा फ्लड आएगा, उससे प्रॉब्लम होगी। फ्लड तो क्या करना क्या चाहिए, फ्लड प्रूफिंग जो इंडियन सिटीज हैं उसको मल्टीपल मेजर्स लेना चाहिए। पहली बात तो अर्बन प्लानर जो हैं उनको स्टेप बैक लेना चाहिए। क्या करते हैं, ये वाटर बॉडीज को फिलअप करते हैं, या कैनल्स को या ड्रेन्स को,
और इससे इनको फोकस इस चीजों से हटाना चाहिए और दूसरी जगह पे उन्हें इनहांस करना चाहिए। सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क को अच्छा करना चाहिए जिससे पानी इजीली मूव कर जाए रिवर की तरफ और कहीं क्लॉगिंग नहीं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क है उसको रिवर्क करने की जरूरत है और हमें वेस्ट वाटर को और ड्रेनेज सिस्टम में जो उसको इस तरह से ड्रेनेज करें कि जो वो लो लाइंग अर्बन ज्योग्राफी जो है वहां जाए और जो रिवर ओवरफ्लो कर रही है उसको डिसिल्टेड करने की जरूरत है, मतलब उसको उसकी मिट्टी जो उसका रेता है उसको निकालने की जरूरत है और जो कोस्टल वॉल है उसको फर्दर पुश करने की जरूरत है जहाँ पे हाई सी राइज होने की चांसेस हैं। इस तरह के ग्रेटर स्पेंडिंग अगर हम करेंगे फ्लड रेजिलियंट आर्किटेक्चर की तरफ जिसमें कि हम रिवर एम्बैंकमेंट, फ्लड शेल्टर इन कोस्टल एरियाज, फ्लड वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीजें फ्लड रेजिलियंट आर्किटेक्चर है और ये हमारे लिए नेसेसरी है। अगर हम प्रोटेक्टिंग ब्लू इंफ्रा एरियाज जो कि ब्लू इंफ्रा एरियाज जो है वो है मतलब कोई भी ऐसी प्लेस जो नेचुरल स्पॉन्जेस के रूप में हम देखते हैं जो एब्जॉर्व करती है सरफेस रेन ऑफ, जो ऊपर का पानी जो बह रहा होता है उसको एब्जॉर्व करती है, तो वो ब्लू इंफ्रा है। और ग्राउंड वाटर को अगर हम अलाउ कर देंगे रिचार्ज होने के लिए तो इस तरह से हमारा जो पानी की स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी और ये जरूरी भी है। जो रेनफॉल पैटर्न है और जो जिस तरह से इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो अर्बन अथॉरिटी को जरूरत है कि इन्वेस्ट करे सिमुलेशन कैपेसिटी में जो अभी गिवन सिचुएशन है उसमें और फ्लडिंग हॉटस्पॉट को टारगेट करे, फ्लड रिस्क मैप बनाए से हम बेटर अपनी प्रिपरेशन कर सकें और इनफैक्ट हम बचें कि इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज ना आए। अर्बन इंडिया को जरूरत नहीं है इम्प्रेस करने की इस तरह के रिस्क को, उसके बजाय वो क्या कर सकते हैं, सिटीज इनकॉर्पोरेट करें इन्वायरमेंटल प्लानिंग और इनहांस करें नेचुरल ओपन स्पेस जिससे इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और हमको अर्बन मास्टर प्लान में कंसीडर करना है क्लाइमेट चेंज को और एक्सट्रीम वेदर को। बेंगलुरु जहाँ पे पहले 75 mm पर आवर पीक रेनफॉल होता था और अभी क्या होगा 125 mm पर आवर रेनफॉल हो सकता है फ्यूचर में, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अर्बन अथॉरिटी जो है उसको जरूरत है असेस करने की, अपडेट करने की डिजास्टर रिस्क और प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग की, इन दोनों चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है यहाँ पर। फाइनली इंडिया की सारी सिटी को डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर ध्यान देना चाहिए और हमें आर्टीरियल रोड बनाने चाहिए जो कि इस तरह का अगर इवेंट आ जाता है फ्लड वगैरह तो पीपल जो कंट्री के वो इधर से उधर अगर मूव करें और जो गुड्स जो इधर से उधर मूव कर रही है वो फ्रीली कर सके, वो स्ट्रक डाउन नहीं हो। तो इंडिया की जो अर्बन जर्नी है वो इलेक्शन साइकिल तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि हमें मल्टी जनरेशनल प्रोसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि अभी हम फ्यूचर में भी अपनी जो जनरेशन आएगी उसके लिए इजी और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाए और इजी और एक्सेसिबल प्लानिंग करें। तो इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।